हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। कल हमने आपको बताया था कि हमने आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन भी आप नॉर्मली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन समझने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपको फ्री ऑसिलेशन समझना बहुत जरूरी है। फ्री ऑसिलेशन में ही जो है एम्पलीट्यूड जो घटता रहता है लगातार, यानी आयाम जो लगातार घटता रहता है, वही क्या होता है, डैम्पिंग होता है। उसे क्या बोलते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बोल देते हैं। तो देखिए जरा डेफिनेशन देखिए, फ्री ऑसिलेशन की डेफिनेशन, मुक्त दोलन। व्हेन एवर अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन, जब कोई बॉडी ऑसिलेशन करने के लिए तैयार हो, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसको जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी स्टार्टिंग में जहां पर थी इसको डिस्प्लेस करें एंड रिलीज और छोड़ दें, इट बिगन ऑसिलेट। तो फिर क्या होता है, ऑसिलेट करने लग जाती है, कंटिन्यू करती रहेगी ऑसिलेट। जैसे आप अपने दिमाग में एग्जांपल लेके चलो, झूला झूलना, झूला झूलते एक बार आपने धक्का दिया मान लो, फिर वो एक बार ऊपर फिर नीचे हो गया, फिर आप उसको ना भी अगर धक्का दे तो कुछ समय तक वो लगातार चलता रहेगा। तो इस चीज में आप नोटिस क्या करेंगे, देखिए ऑसिलेशन, सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन तो फ्री ऑसिलेशन हुआ, इसका नाम तो वो फ्री ऑसिलेशन, क्योंकि इसको मोशन करने के लिए दोबारा कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारे एक्सटर्नल फोर्स की। इंटरनली फोर्स है उसमें, रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है जो उसको लगातार कंटिन्यूसली मोशन में रखता है। ये तो फ्री ऑसिलेशन हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो क्या हुआ, फ्री ऑसिलेशन। अब आप समझिए, जब आपने पहली बार धक्का दिया था तो बहुत दूर गए थे ऊपर, इधर भी बहुत ऊपर गए थे। अब आप सोचिए, क्या लगातार वो वहीं उसी पॉइंट तक जाते रहेंगे? नहीं जाते रहेंगे। पहले वो बहुत ऊपर गए थे, इधर भी ऊपर गए थे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, ऐसे करते 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 एक बार वो आकर रुक जाएंगे। क्लियर? तो आपने देखा कि जो सबसे पहली बार की बात थी उसमें जो एम्पलीट्यूड था ए, वो धीरे 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 क्या हुआ, कम हुआ। क्या हुआ? कम। तो ओसिलेशन कम हुआ। ओसिलेशन जो कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डैम्प। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड बोलते हैं। तो ये जो ओसिलेशन कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ए कम होता जा रहा है लगातार, और वो एक टाइम आके जीरो भी बन जाएगा। तो इस टाइप का जो ऑसिलेशन होता है उसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इस टाइप का जो मोशन है उसको बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अवमंदित दोलन। When a body occur free oscillation, then the amplitude decrease gradually or zero. इसका जो एम्पलीट्यूड है ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है या जीरो भी हो जाता है। Such type of oscillation are called damped oscillation and such type motion are called damped harmonic motion. For example, when we compare the spring, जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं, तो स्प्रिंग को दबाया छोड़ दिया तो ऑसिलेशन, उसकी जो एम्पलीट्यूड ऐसे बहुत खींचा, आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया फिर छोड़ा, फिर एक बार वो कंप्रेस होगा, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा पीछे, फिर ऐसे करते करते वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो वो भी एक इसका एग्जांपल है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। एक मैंने यहाँ पे ग्राफिकली समझाने की कोशिश करी। ग्राफिकली देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मान लो फर्स्ट टाइम का है, जब आपने सबसे पहले झूला झूला तो ये बहुत ऊपर गया, इधर भी वापस भी बहुत आया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया, फिर वापस कम आया, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसे करते करते ये जीरो हो गया। तो ये क्या होता है? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब पढ़ना क्या है ये तो छोड़ो, फिर वही बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता कैसे चलेगा भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है? तो उसके लिए प्रमाण रूप क्या दिया था हमने, उसकी समीकरण यानी उसकी इक्वेशन। ऐसे ही डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? इसकी कोई इक्वेशन होगी, उसको डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समीकरण। क्लियर? अवकल समीकरण। उसको हल करने का जो तरीका यानी सॉल्व करने का जो मेथड है उसके बारे में उसको डिराइव करके आपको उस टाइम आपको बताया जाएगा कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, यहां पर डायरेक्टली बोल सकता है डिस्कस द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डिस्कस करो, तो डिस्कस करने का मतलब उसकी इक्वेशन भी निकालनी है। अवमंदित दोलन की अवकल समीकरण। देखिए, आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी एसएचएम की, उसमें भी आपने एक फोर्स के बारे में पढ़ा था, एफ फोर्स जो है उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रत्यानंद बल। तो देखिए जरा, रिस्टोरिंग फोर्स इन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, यानी अवमंदित दोलन में जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि प्रत्यानंद बल है
वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। A restoring force in damped harmonic motion depend upon the following factor। दो चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है F, वो डिस्प्लेसमेंट यानी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव डायरेक्शन। किसमें? नेगेटिव। आपने ये बात आपको पहले ही पता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। मैंने आपको पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया था, ये तो ठीक है बात। एक नई चीज ये ऐड होती है इसमें, F इज प्रोपोर्शनल टू dx अपॉन dt। व्हाट इज dx अपॉन dt? dx क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने अवकलन, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आता है? वेलोसिटी यानी वेग। तो जो डैम्प्ड रिस्टोरिंग फोर्स होता है प्रत्यानयन बल, वे वेग पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। कैसे? प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, कांस्टेंट लेते हैं F इक्वल टू माइनस बी dx अपॉन dt। कंबाइनिंग, देखिए इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कंबाइनिंग अबव इक्वेशंस, दोनों समीकरणों को अगर हम मिलाएं तो जो टोटल फोर्स होगा हमारे पास F, वो कितना होगा बेटा? माइनस के एक्स एंड माइनस बी dx अपॉन dt। क्लियर? अब देखिए, चूंकि आपने ये भी पढ़ा है F इक्वल टू किसके होता है बेटा? ma। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू ma एंड माइनस के एक्स एंड माइनस बी dx अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। a की वैल्यू मैंने आपको क्या बता दिया, अगर आपको याद हो, मैंने कहा a अगर निकालना तो दो बार डिफरेंशिएशन कर दो x का t के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू माइनस के एक्स एंड माइनस बी dx अपॉन dt। यहाँ से शिफ्ट कीजिए dx अपॉन dt वाले टर्म में एक तरफ शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न समझ में आ जाता है। माइनस इधर आगे प्लस b dx अपॉन dt एंड माइनस इधर प्लस kx, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए स्टार्टिंग में m आ रहा है, m से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। डिवाइड होल इक्वेशन, होल वाले पूरी समीकरण, होल इक्वेशन बाय m, क्योंकि m साथ में नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो जैसे आप इसको m से डिवाइड करोगे बेटा, तो यहां से तो m कट जाएगा, लेकिन यहां से m नहीं कटेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? b अपॉन m एंड इनटू dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m इनटू x व्हिच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो कांस्टेंट जनरेट हो रहे हैं, इन दोनों कांस्टेंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं k अपॉन m। यहां पे जो b अपॉन m है बेटा, इसको मानते हैं 2r, और जो k अपॉन m है इसको मानते हैं ओमेगा। क्या लेते हैं? ओमेगा स्क्वायर। लिया था ना पीछे भी। ये दो कांस्टेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकल जाए। उसमें आपने k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर लेता ओनली, बस बात खत्म। लेकिन इसमें b अपॉन m भी आ रहा है। b अपॉन m को क्या लेते हैं? 2r क्यों लेते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं बेटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी रूट ना बन जाए इसलिए। 2r dx upon dt and plus omega square x is equal to 0. This is the differential equation. This is the differential equation of damped harmonic oscillation या damped harmonic motion DHM। ये किसकी इक्वेशन है बेटा? DHM की इक्वेशन है, damped harmonic oscillation। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, आप किसको सॉल्व करेंगे, क्या मतलब है सॉल्व करने का। कल जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी पहले, उसको तो आपने एक ही झटके में सॉल्व कर लिया था। बस x इक्वल टू आंसर जो आए थे वहीं से आपने सॉल्व करके उसको वो बनाया, तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई आ गया था। क्लियर? इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो पेपर में सवाल कैसे बनता है, एक तो सिंपल क्वेश्चन यही बनेगा आप पे कि इसकी समीकरण निकालते। इसके बाद जो ये सॉल्व करी जाती है बेटा, सॉल्व करी जाती है ना, उसके तीन केस होते हैं। कितने केस होते हैं? तीन। अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इसमें वैसे समझा देता हूं। ये जो कांस्टेंट यहां पे आ रहा है r, बस मेरी बात बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इस पे और इस पे डिपेंड करती है इक्वेशन, r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पे। देखिए कैसे कैसे डिपेंड करती है। तीन केस है बेटा पेपर में कोई सा भी एक केस आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास डायरेक्ट बोल देगा इसको सॉल्व करो। अगर डायरेक्ट बोल दिया सॉल्व करो तो तीनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर वो डायरेक्ट नहीं बोलता तो फिर आपको केस देगा, इनमें से केस देगा। जरा ध्यान दो कैसा केस देगा। या तो बोलेगा आर स्क्वायर लेस देन है ओमेगा स्क्वायर से, या तो बोलेगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से क्या है? लेस है। या वो बोलेगा आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से क्या है? बड़ी है। या वो बोलेगा आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के क्या है? बराबर है। तीनों केस में ये इक्वेशन अलग अलग सॉल्यूशन देगी, अलग अलग हल निकलेगा।
अलग अलग जो है इसकी डैम्पिंग बनाई जाएगी। 3 प्रकार की डैम्पिंग होती है, अगर आपको बता दें, क्रिटिकल डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, फ्री डैम्पिंग, 3 टाइप की डैम्पिंग होगी। वो तीनों डैम्पिंग हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ये तीनों केस बनेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करते हुए। पहले तो हम इसको जनरली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वहां पे आर स्क्वायर पर ओमेगा स्क्वायर पे कंडीशन लगेगी। आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, तीनों बार डैम्पिंग अलग अलग आएगी। तो तीनों बार डैम्पिंग पे क्वेश्चन 3 प्रकार के बन सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर आता है, तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। 15 मार्क्स पर कोई क्वेश्चन मालूम फुटक होता है, इसको सेमेस्टर एग्जाम में ईयरली सिस्टम में तो बंद कर दिया 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हद से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर। तो 6 नंबर में तीनों केस नहीं पूछेगा, एक केस, कोई ओनली 1 केस डिस्कस कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अवमंदित दोलन के अवकल समीकरण में अगर वो इस तरह की कंडीशन लगा रहे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पे, तो समझ जाओ कि वो इसी तरीके से सॉल्व होगा जो हम अब कराएंगे आपको। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन यानी इसका हल। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, अवमंदित अवकल समीकरण का हल। क्लियर? तो देखिए जरा क्या होता है बेटा, अभी केस नहीं बनेंगे, मैंने आपको कहा केस तब बनेंगे जब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या होती है अवमंदित अवकलन समीकरण, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको पिछली बार इक्वेशन, जब अवकल समीकरण को हल करते हैं बेटा तो कैसे करते हैं, d एक बार अवकलन को d मानते हैं, 2 बार अवकलन को d स्क्वायर मानते हैं, तो ये 2 बार रखा बेटा तो इसको क्या मान लो d स्क्वायर, एंड प्लस ये एक बार रखा तो इसको क्या मान लो d, 2r साथ रहेगा, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। x बार आएगा, x को 0 नहीं हो सकता तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से क्या करना है बेटा, यहां से देखिए अगर सिंपल इक्वेशन होती तो d की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती, लेकिन द्विघात समीकरण है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, द्विघात फार्मूले से, यानी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। d मतलब इसका ऐसे ट्रीट कर देखो x स्क्वायर प्लस 2rx एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आपको क्या समझ आ रहा है, कौन सी समीकरण होगी, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से। d इक्वल टू क्या है माइनस b, b की वैल्यू 2r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 2r का होल स्क्वायर माइनस 4a, a वैल्यू क्या है 1c 2a, d इज इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 2r का स्क्वायर बेटा 4r स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से 4 कॉमन आ जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान दें 4 कॉमन आती है, 4 का रूट बाहर कितना आ जाएगा 2, तो अंडर रूट में क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके ऊपर से वैल्यू कैंसिल हो गई, जरा ध्यान देना, कैंसिल हो ना वैल्यू 2 ले गए, तो माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू क्या आई, पहली वैल्यू ये प्लस में ले लेंगे और दूसरी वैल्यू इसमें ले लेंगे माइनस, तो दो वैल्यू आई। तो मैंने आपको उस दिन कहा था जो हल होता है सॉल्यूशन वो किस तरीके का होता है बेटा, y इक्वल टू a e की पावर पहला रूट प्लस b e की पावर दूसरा रूट। तो पहला रूट कितना आया बेटा, y इक्वल टू a e की पावर m, माने पहला रूट कितना होगा बेटा, ये b लिख देंगे ना, m लिख के सॉल्व करते हैं वैसे इसको ना, b की जगह m ले लेते हैं, m इक्वल टू दिस, तो नो प्रॉब्लम, आप b भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूट क्या होगा बताओ, माइनस, ये माइनस होगा बेटा, माइनस r प्लस एन प्लस बी ई टू द पावर, देखिए दूसरा रूट क्या बन रहा है, हाँ दूसरा रूट क्या होगा माइनस m2, मतलब दूसरा रूट, तो दूसरा रूट क्या रहा माइनस r प्लस, तो पहला आ गया, दूसरे में क्या आएगा माइनस अंडर रूट, इसको थोड़ा सा केयरफुली लिखेंगे बेटा, यहीं से केस बनेंगे आपको। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ए ई माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस डी ई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, पहले वाला टर्म भी प्लस हो जाएगा, एक्चुअली पहले वाले में माइनस भी, हाँ ठीक है, और दूसरा भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहां से हाँ बेटा जरा इसमें देखिए, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रखा है बेटा,
टी के साथ और ऊपर वैल्यू क्या है x। तो ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा ये x इक्वल टू होगा, सॉरी हमने वो y में लिख दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा t, ये माइनस नहीं होता बेटा, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या हुआ, जो पिछली बार रूट आए थे हमारे वो कॉम्प्लेक्स थे, उसमें आयोटा भी आ रहा था, इसमें आयोटा नहीं है। अगर आयोटा वाला केस आता है तब हम माइनस लेते हैं। तो इसमें सिंपल रूट होते हैं a की पावर m1t प्लस b की पावर m2t। पहला रूट ये आ गया m प्लस दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम। दूसरा रूट क्या है माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी ये। तो ये आया है आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर। अब वो एग्जाम में आपसे जब भी कोई भी केस पूछेगा तो यहां तक तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसके बनेंगे 3 केस। 3 केस में से आपके पास एग्जाम में कौन सा केस पूछ रहा हो वो ये क्वेश्चन लिख के देगा बकायदा, आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो और इसका वो केस डिस्कस करो, यानी वो समीकरण वो हल डिस्कस करो जिसमें आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से बड़ी है छोटी है वो है। तो डिस्कस क्या करना है आपको, वैल्यू को मान के देखना कि क्या वैल्यू बन रही, कौन सा मतलब ऑसिलेशन बनेगा, ठीक है। तो देखिए तीनों केस डिस्कस करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा पहला केस, व्हेन आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर जो है आपका किससे बड़ा हो, ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हो, तो इस वाली डैम्पिंग को बोलते हैं बेटा हैवी डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, हैवी डैम्पिंग, यानी कि हैवी डैम्पिंग यानी अति अवमंदित। क्लियर, या भारी अवमंदित हो गया बेटा, कौन सा हो जाएगा ये हिंदी में बोले तो भारी अवमंदित, भारी अवमंदित, ठीक है, भारी अवमंदित। तो आर स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा, देखिए जरा क्या होगा, व्हेन जब आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा ओमेगा स्क्वायर से बड़ी कर दे हम तो क्या होगा। तो देखिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये वाली अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी पक्का, क्योंकि ये बड़ा है और ये भी क्या है अंडर रूट के अंदर, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। तो व्हेन आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो x विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो जो हमारा हाँ सो एक्चुअली यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0 से बड़ी, और क्योंकि r जो है ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है तो ये वैल्यू टोटली अगर घटा के देखें तो डिक्रीज हो जाएगी। हाँ सॉरी एक्चुअली वैल्यू भी e की पावर जो है, हाँ मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगी, सॉरी ये तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे मतलब चेंज होगा वो देखना है बस ओनली। तो देखिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो a e की पावर, तो जो पावर में वैल्यू आएगी वो हमेशा बेटा नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये प्लस है और उस प्लस में से घटेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी है ओमेगा स्क्वायर से तो r भी तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में रहेगा, ये भी नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि तो दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में रहेंगी तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, मान लो e की पावर -2 आया तो ये 1/e की पावर 2 होगा, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है x विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। तो इसमें जो केस होगा वो केस फर्स्ट में वो डिक्रीज होगा, तो केस फर्स्ट में डिक्रीज होने से इसका कोई सोल्यूशन आगे हम नहीं ले रहे, वैसे तो पता चल गया है, लेकिन अगर केस बनता भाई प्लस माइनस ज्यादा होता तो इसको आगे सॉल्व भी करते हैं। ये केस सबसे आसान है, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, अगले 2 केस और 2 में से पूछा जाएगा। अब केस 2 में देखिए, तो देखिए बेटा केस नंबर 2, केस नंबर 2 है व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो इस वाले केस में अगर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। ध्यान रखेंगे बेटा तीनों केस, इसको बोलते हैं क्रांतिक अवमंदन। देखिए इस केस में क्या हुआ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मानना पड़ता है। अगर हम इसको आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के अंदर रखें तो अंडर रूट वाली जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, x is equal to a e raised to the power minus r and plus b e raised to the power minus का r। ये तो दोनों एक हिसाब से सेम वैल्यू देंगे, यानी इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं e minus r a plus b। क्लियर। बट बेटा ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दो कांस्टेंट एक साथ है तो एक ही कांस्टेंट आएगा, तो दिस विल नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। एक्चुअली इस केस में जब ये अगर ये जीरो वैल्यू दे दे, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं हो पाता, मतलब कि दोनों बैलेंस नहीं रहती इक्वेशन ना, जैसे बैलेंस होना कहते हैं। तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि अगर हम x को यहाँ एक्चुअली क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखिए आपने x की वैल्यू निकाली, तो अगर ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का ही एक पार्ट है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम उसी वाली में d2x/dt² + 2r dx/dt + ω²x, तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे और उसमें वैल्यू रख के देखेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं आता। इक्वल टू 0 तभी आता है जब यहां पर कुछ वैल्यू रह जाए। तो ये सॉरी टी भी रहेगा बेटा, यहाँ पे टी भी रहेगा। अब क्या मानेंगे, इसका मतलब इसी में बेटा, इसी में वी कंसीडर, हम ये कंसीडर करते हैं √r² - ω² की वैल्यू 0 नहीं है, बराबर तो है पर 0 नहीं है, मतलब कि कुछ वैल्यू आ रही है। सपोज इट विल बी, मान ले ये वैल्यू एक छोटी वैल्यू है h, बहुत छोटी वैल्यू, तो क्या होगा फिर x = a - r + h of t and plus b e - r माइनस, क्योंकि h लिया है आपने, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे, अंडर t से मल्टीप्लाई तो -rt and plus ht plus b e raised to the power -rt and minus of ht। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे b raised to the power e - rt and e raised to the power -ht लिख सकते हैं। तो यहां से आप e - rt कॉमन ले सकते हैं, क्लियर। तो यहां से आपके पास बचेगा a e raised to the power st and plus b e raised to the power -st। यहां से हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए जरा इस केस में, देखिए यहाँ पे e की पावर x है, e की पावर x एंड e की पावर माइनस है, तो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + x² 2 एंड x³ 3। तो डॉट डॉट अगर हम माइनस रखेंगे बेटा तो ये माइनस होगा, ये वाला प्लस रहेगा, ये माइनस होगा, अगले वाला प्लस रहेगा, क्योंकि इवन पावर और ऑड पावर का खेल है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, e raised to the power -80 plus a, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, इसमें लगाइए फॉर्मूला वही, क्या होगा 1 + x, x यानी st, x² यानी h² t² 2, बस एक दो टर्म में ही क्लियर कर लेंगे बात को। माइनस में जब माइनस रखेंगे तो बेटा जो ओड पावर आएंगे, विषम घात आएंगे, सब माइनस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस है ना। तो ये 1 - ht, ये st हो जाएगा, एंड दूसरे वाला तो टर्म सेम रहेगा, h² t² 2 एंड ये वाला भी माइनस हो जाएगा, h दो टर्म ही लिखे तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं हम, यहां से अब हम और क्या कर सकते हैं, जरा देखिए यहां से, देखिए क्या कर सकते हैं। पहला केस यहां से जो बन रहा है x = e raised to the power -rt, a का मल्टीप्लाई यहां करें और एक b का मल्टीप्लाई, तो एक पोर्शन तो ये बनेगा a + b वाला। दूसरा अगर हम इसका मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई इसमें करें ht में, तो यहां से ht कॉमन आएगा, यहां से भी ht कॉमन आएगा, तो फिर ये कौन सा बन जाएगा, a + b का केस बन जाएगा। तो हर केस में क्या होगा आपके पास, देखिए क्या होगा, ये बनेगा पहले वाले में, देखिए a एंड प्लस b, तो ये बन जाएगा a + b, और दूसरा जो केस बनेगा प्लस a का मल्टीप्लाई यहां करेंगे aht एंड यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे -aht, तो ये दोनों तरफ से aht अगर कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ऐसे चलते चलते ही जो है हमारा पोर्शन ऐसे रहेगा, तो इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं बेटा, अगले वाले में 2ht आ जाएगा, तो होगा क्या, ए इस वाली जो पूरी ये सीरीज जो जा रही है बेटा, ये वाली, इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं a + bt, क्या मानते हैं इसको, a + bt, एक नया कांस्टेंट है हम मान रहे बेटा यहाँ पे, तो इसमें आपको वो लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या माना, a + st, तो ये उस केस में आपका सॉल्यूशन होगा जब r² किसके होगा, ω² के होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दरअसल a प्लस बी डी, एक्चुअली a और b तो कांस्टेंट पहले ही मान रखे बेटा हमने, यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट दो बेटा। यहाँ पे ऐसा करो c1 प्लस c2 दे दो। अब c1 क्या है, c1 है a प्लस बी वाला पोर्शन एंड c2 जो है वो कौन सा है, a माइनस बी वाला पोर्शन। हमने इसको ऐसे ट्रीट कर लिया, दो टर्म लिखा है, अगले टर्म हमने नहीं लिया। तो इस केस में ये केस आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मतलब कि केस जो हमने बनाया ये तो फॉर्मुलेशन हो रहा, इसके बाद इसका तीनों का एक मिला जुला ग्राफ देगा आपको, ठीक है। वो ग्राफ क्या होगा वो भी देखेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यही केस पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बेटा, यही वाला केस आता है पेपर में, ध्यान रखना। आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हम आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू चल रही है ये वाली आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कैसी होगी, माइनस में आ जाएगी अंदर, क्योंकि आर स्क्वायर छोटी वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। तो इस इक्वेशन में होगा क्या कि जो अंडर रूट है उसके अंदर कुछ तरह की वैल्यू बचेगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। मान लो सपोज आपने माइनस कॉमन लिया, तो आपने क्या ऐसे कर लिया ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर छोटा है ना इस बार। अब ये वैल्यू प्लस में, ये वाली वैल्यू तो प्लस में अंदर, लेकिन माइनस बाहर है, और जब माइनस बाहर होता है तो आयोटा स्क्वायर का रूट आयोटा, तो ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। क्लियर, आयोटा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या बना था, हाँ ठीक है। तो इसको बार बार इतना ना लिख के हम कुछ नई वैल्यू मानते हैं इसको, क्योंकि बार बार इतना बड़ा ना लिख के हम इसको मान लेते हैं। सपोज ये वैल्यू है ओमेगा डैश है, ये कितना है, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना है, ओमेगा डैश है। तो सॉल्यूशन क्या रखा था आपके पास, x इज इक्वल टू a e raised to the power माइनस r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t एंड प्लस b e माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। क्लियर। अब आपने जो सॉल्यूशन देखा वो किस हिसाब से बन गया भाई, वो इस हिसाब से बन गया, इसकी जगह r अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r, क्योंकि ये छोटा हो गया ना इससे, तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी आयोटा अंडर रूट दिस, समझ रहे बात। तो इस पूरे की जगह ये वैल्यू आ गई प्लस आयोटा ओमेगा डैश टी, क्लियर, एंड प्लस बी ई माइनस आर एंड माइनस आयोटा ओमेगा डैश टी, क्लियर। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यही केस पूछा जाएगा एग्जाम में। आयोटा ओमेगा डैश टी एंड प्लस बी ई माइनस आर टी एंड माइनस आयोटा ओमेगा डैश टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई का मल्टीप्लाई होना बेटा तो इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे एंड प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओमेगा डैश। यहां से e की पावर माइनस आर टी कॉमन ले ले, e की पावर माइनस आर टी जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे अंदर बचेगा a e की पावर आयोटा ओमेगा टी एंड प्लस b e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। आप जानते हैं जब e के साथ आयोटा होता है तो कौन सा केस लेते हैं बेटा, क्या बनता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, याद है, cos थीटा प्लस ओमेगा डैश बेटा ध्यान रखना, cos थीटा प्लस थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी है ना, क्योंकि होता है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये तो इसकी फिर प्लस b, इसमें माइनस में तो cos माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी cos ओमेगा टी ही आएगा, बट यहाँ पे माइनस में फर्क पड़ता है साइन में, तो ये आयोटा sin ओमेगा डैश टी हो जाएगा। अब देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस आर टी, यहाँ से क्या होगा, cos वाला टर्म यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी cos ओमेगा डैश टी, बन जाएगा ओमेगा डैश टी, कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, आयोटा भी कॉमन आ रहा, साइन भी कॉमन आ रहा, तो अंदर बनेगा a माइनस बी आयोटा साइन ओमेगा डैश टी। जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सॉल्व किया था बेटा, इसको रख के क्या रखेंगे, देखिए cos वाला टर्म है यहाँ पे, हम इसको क्या मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड मानना है जो कॉमन भी आ जाए, जैसे a साइन फाई, याद हो आपको, और a माइनस बी को क्या मान लो, कुछ ऐसी वैल्यू a माइनस बी आयोटा, पूरी वैल्यू को मानना पड़ेगा, साइन वाला है तो cos वाला नहीं है, तो यहाँ पे ले लो a cos फाई, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, तो यहाँ देख लीजिए ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू ई माइनस आर टी ब्रैकेट a प्लस बी की जगह a साइन फाई cos
ओमेगा डैश टी प्लस ए माइनस बी अल्टा की जगह ए कॉस फाइव एंड साइन ओमेगा डैश टी। ए कॉमन है दोनों से, तो जैसे ही ए कॉमन होगा तो ए माइनस आर टी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो ये केस जब यहां पर डैम्पिंग कैसी होगी, लाइट डैम्पिंग होगी, तो उस टाइम पर इस इक्वेशन का ये हल होगा x इक्वल टू ए की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये केस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 101%। अब इन तीनों का मिला जुला ग्राफ जिसमें तीनों चीजें समझाई गई वो देख लेते हैं जरा। तो देखिए बेटा, ये आपने जो भी तीन केस पढ़े, तीनों केस का जो मतलब कि मेन ग्राफ है वो देखिए जरा, आपके सामने ग्राफ रखा हुआ। सबसे पहले देखिए केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट था इसको हैवी डैम्पिंग हमने कहा था। हैवी डैम्पिंग का केस देखिए, हैवी डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड इस तरह से घटता है, लगातार एकदम से जीरो हो जाता है। दूसरा केस में क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग में जो एम्पलीट्यूड है वो सेकंड ग्राफ से दिखाया जा रहा है, सेकंड ग्राफ जो आ रहा है केस 2 का ये घट गया यहाँ पे, ये क्रिटिकल डैम्पिंग। लास्ट में लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग का मतलब हल्का हल्का कम होना, ठीक है। तो लाइट डैम्पिंग में क्या होगा, बहुत दूर तक जाके कम होगा, तो देखिए बहुत दूर तक जाके कम होगा, यानी यहाँ पे जाके जो है लगभग जीरो के इक्वली जा रहा है। तो केस 3 का ग्राफ ये वाला है, केस फर्स्ट का ग्राफ ये, केस सेकंड का ग्राफ ये, केस थर्ड का ग्राफ ये। तीनों ग्राफ आपको इसमें समझ में आ रहे हो क्लियरली, मैंने एरो बना के लिखा है, केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है एंड ये केस थर्ड। हैवी डैम्पिंग का मतलब एकदम से जीरो होना, क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब भी एकदम से जीरो है लगभग लगभग, लाइट डैम्पिंग का मतलब हल्के हल्के आराम आराम से जीरो होना। ये एम्पलीट्यूड देखिए लगातार क्या है, ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो ये हमने डॉटेड एरो बनाया है, डॉटेड एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट खत्म होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और उसकी इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन जो भी आपने देखा। तो अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए आप इस टॉपिक में अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो इक्वेशन प्रूफ करवाएगा या उसके केस में से एक केस आपसे पूछेगा, पर 101% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर। तो आप इसको देखिए, तो ग्राफ आपको जरूर वहां पर बना के आना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।